अप्रैल शुरू हो गया है। ALP CBT 1 और CBT 2 का जो एग्जाम होना है उसकी तिथि दी गई है जून महीने। तो बचे हैं सिर्फ 3 महीने, यानी पूरा अप्रैल, पूरा मई और पूरा जून। अगर आप देखें तो मोटा मोटा तौर पर आप कह सकते हैं कि 90 दिन बचे हैं, और इसीलिए आज मैं आपको 90 दिन में वो स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं जिसे आप अगर फॉलो कर लेते हैं तो विश्वास मानिएगा कोई भी सिलेक्शन को रोक नहीं सकता है। ये बिल्कुल भी उन बच्चों के लिए नहीं है। देखिए, मैं आपको शुरुआत नहीं बता रहा हूं, कोई भी बरगलाने वाली बात नहीं, बिल्कुल भी उन बच्चों के लिए नहीं है जिन्होंने रेलवे को अभी तक जाना ही नहीं था। ये सभी उन बच्चों के लिए है जो रेलवे की तैयारी करने के लिए तत्पर हैं और लगातार मेहनत कर रहे हैं। तो बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे 90 दिन की जो स्ट्रेटेजी है उसमें आपको क्या क्या करना है। मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि 90 दिन पहले आप लोगों ने अपना सिलेबस तो खत्म कर ही लिया होगा। सिलेबस खत्म करने के बाद, चीजों को पढ़ने के बाद, अब आपको आगे क्या करना है मेरे प्यारे दोस्त, उसको देखना। और जिन्होंने सिलेबस खत्म भी नहीं किया है तो भी काम हो जाएगा, लेकिन 90 दिन अब आपको इसी प्रकार से पढ़ना है जैसे मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को करते हैं आगे। बहुत ज्यादा समय मैं आपका नहीं लूंगा, ठीक है। और एक इतनी इफेक्टिव स्ट्रेटेजी रहने वाली है कि आपको मजा आएगा, समझिएगा। सहायक लोको पायलट, यानी जिसे आप असिस्टेंट लोको पायलट कहते हैं, जिसके लिए 5 यानी 5600 के आसपास वैकेंसी सरकार ने अनाउंस की थी, जिसका एग्जाम जून महीने में होना है। अब मैं आपको यहां ये नहीं बताने वाला हूं कि उसका एग्जाम में क्या क्या आता है, क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं, CBT 1 कितना नंबर का होता है, कितनी देर का होता है, ये बिल्कुल भी नहीं। इसमें टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा, सीधे हम लोग मुद्दे की बात करेंगे। तो चलिए बच्चों, देखिएगा आपको क्या क्या करना होगा। सबसे पहली बात, आपको आपकी परीक्षा का विवरण पता होगा। मैं आपको यह नहीं बताऊंगा क्या होना चाहिए। देखिए, सहायक लोको पायलट जो है, यह परीक्षा उन लोगों के द्वारा तैयारी की जाती है जो सहायक लोको पायलट के लिए आवेदन करते हैं। बड़ी सिंपल सी बात है। दूसरा है ध्यानीयता से तैयारी का महत्व। ध्यानीयता का मतलब होता है कंसंट्रेशन आपको बनाकर रखना है, कंसंट्रेशन ब्रेक नहीं होने देना है, फोकस हमेशा बिल्कुल ऐसा रखना है कि हमें इसमें सिलेक्शन लेना ही है तो लेना है। तो उसी की 90 दिन की रणनीति योजना का एक संक्षिप्त परिचय, जिसको आप अगर यूज करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको मदद मिलेगी 100% सिलेक्शन लेने में। बच्चों, आगे की तरफ अगर बढ़ता हूं मैं, तो सबसे पहली बात है आपको अपने परीक्षा का अब अध्ययन करना शुरू करना है। इसका मतलब ये नहीं कि अब आप सिलेबस कंप्लीट करने पर रुक जाए। परीक्षा के पैटर्न का अध्ययन करने से मतलब ये है कि परीक्षा के पैटर्न की विस्तृत जो जानकारी होती है कि CBT 1 में क्या आता है ये आपको पता होगा, कितने नंबर का कौन क्वेश्चन आता है ये आपको पता होगा, कितने क्वेश्चन आते हैं ये आपको पता होगा, और कितनी देर का समय होता है। दूसरी बात, परीक्षा में शामिल जो अनुभाग होते हैं, जितने भी सेक्शन होते हैं परीक्षा में, उसमें गणित हो, चाहे सामान्य बुद्धिमत्ता हो यानी रीजनिंग हो, चाहे तार्किकता हो, सामान्य विज्ञान हो, सामान्य जागरूकता हो, या जो टेक्निकल सब्जेक्ट होते हैं जिसकी जानकारी, जिसको ट्रेड के सब्जेक्ट कहा जाता है, इन सभी चीजों का आपको अच्छे से पता होना चाहिए। यानी ये स्लाइड आपको ये बता रही है कि आपको आपका सिलेबस बहुत कायदे से, बहुत अच्छे ढंग से पता होना चाहिए। 90 दिन में आपको क्या करना है, इसी का विवरण है। प्रत्येक अनुभाग का वजन का मतलब है वेटेज आपको पता होना चाहिए कि मैथ कितने क्वेश्चंस की है प्री में। सबसे पहले तो CBT 1 की बात करें, क्योंकि CBT 1 आप क्वालिफाई जब कर लेंगे तब आप CBT 2 तक पहुंचेंगे। मैथ कितने की है, रीजनिंग कितने क्वेश्चन है, कितने आपको करने हैं। उसके बाद अगर बात करते हैं तो GK GS कितना है, फिर साइंस कितना है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि इनका वेटेज क्या है। सिंपल सी बात, और ये लगभग सभी को पता है। इसको बताकर मैं आपके समय को बहुत ज्यादा वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि आप लोग बहुत समय से इसकी तैयारी कर रहे हैं, तो सभी बच्चों को मैं ये मान के चलता हूं कि ये बातें पता होंगी। अगली बात, अपना सेल्फ असेसमेंट बहुत जरूरी है। इस वक्त 90 दिनों में आपको अपना सेल्फ असेसमेंट करना है। सेल्फ असेसमेंट मतलब आपकी शक्तियां और जो कमजोरी है उनका मूल्यांकन करना है। शक्तियां मतलब कौन सा सब्जेक्ट अच्छा है, शक्तियों का मतलब यह नहीं कि आप ताकतवर बन रहे हैं। शक्तियों का मतलब है कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है, कौन सा पार्ट आपका अच्छा है और कौन सा सेक्शन वीक है, इस बात की आपको अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। आत्म मूल्यांकन का महत्व क्या होता है, ये आपकी अपनी क्षमताओं को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको ये पता है कि मैथ आपकी वीक है, अगर आप ये जानते हैं कि मैथ आपकी वीक है, तो आपको डेली क्या है, शाम को 5 बजे उपस्थित होना है यूट्यूब की क्लास पर, ठीक है। साथ ही साथ मान लीजिए अगर आपकी साइंस कमजोर है तो 7 बजे उपस्थित होइए, अगर आपकी रीजनिंग कमजोर है तो 8 बजे उपस्थित हो जाइए यूट्यूब पर, सेम चैनल पर। अगर ये सारी चीजें आपको पता है, जैसे आपको पता है कि आपकी जीके जीएस बहुत स्ट्रांग है, आपकी जीके जीएस बहुत स्ट्रांग है, तो इस पर आपको समय कम देना है। जो चीज वीक है उस पर काम करना है, उसको मजबूत बनाना है ताकि सिलेक्शन के और करीब पहुंचा जा सके। आप सभी लोग अगर मेरी बात से सहमत हो तो जरूर कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ सर बिल्कुल सही बोला है आपने, 101% बिल्कुल सही बात कही है।
दूसरी बात बच्चों ये है कि प्रत्येक विषय में शक्तियों और कमजोरियों की पहचान करिए। अब मान लीजिए आप कहते हो कि आपकी मैथ जो है वीक है, आपने कहा कि आपकी मैथ वीक है, लेकिन आपको यह नहीं पता है कि मैथ में वीक क्या है, तो यह भी एक फ्लॉ होता है, यह भी एक देखा जाए तो एक वो है जिससे आप, वो होने का मतलब एक त्रुटि है जिससे आप सिलेक्शन से पीछे हो जाएंगे। अगर आपको ये पता है कि मैथ आपकी कमजोर है और मैथ में क्या चीज ऐसी है जो आपको उसमें कमजोर बना रही है, तो उस पर आप फोकस करिए। अगर आपको ये पता है कि आपकी साइंस कमजोर है और साइंस में क्या चीज कमजोर है, फिजिक्स कमजोर है, केमिस्ट्री कमजोर है या बायोलॉजी कमजोर है, तो उस पर आपको फोकस करना है। हर विषय में अपनी शक्तियों और कमजोरियों को पहचानना बहुत जरूरी है। आपको पता है कि आपकी रीजनिंग बहुत अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है, रीजनिंग में सबसे अच्छा पार्ट क्या है ये भी समझिए। अगली बात, मूल्यांकन के लिए क्या करना है, यानी कि सेल्फ असेसमेंट के लिए क्या करना है, कैसे पता चलेगा कि हमारा ये कमजोर है, हमारा ये स्ट्रांग है, तो उसका भी एक तरीका होता है बच्चों। मूल्यांकन का सबसे अच्छा तरीका होता है जो मैं अपनी रेगुलर क्लास में शाम को 5 बजे वाली जो क्लास होती है मैथ की इसी चैनल पर, उसमें हमेशा बोलता हूं। क्या बोलता हूं भाई साहब, मॉक टेस्ट लगाना शुरू करिए। आज से आप प्रण ले लीजिए कि आपको 90 दिन मॉक टेस्ट लगाना ही लगाना है। एक मॉक टेस्ट कम से कम लगाना है और जब आखिरी के 30 दिन बचे तो हर दिन 2 मॉक टेस्ट आपको लगाने हैं और उसका विश्लेषण भी करना है। प्लस बच्चों, पिछले साल के जितने भी प्रश्न पत्र हैं जिसको आप प्रीवियस ईयर एग्जाम्स कहते हैं, उसका सारे का सारा क्वेश्चन लगाइए। जब आप ये करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि किन सब्जेक्ट में आए हुए प्रश्नों में आपको दिक्कत होती है, किन प्रश्नों में दिक्कत नहीं होती है और वो कौन से चैप्टर से लिए गए हैं। ये है सेल्फ असेसमेंट। इससे आपको जब ये पता चल जाएगा, सपोज कर लीजिए थोड़ी देर के लिए कि आप आए हुए क्वेश्चन में मेंसुरेशन के क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं, आप आए हुए क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन नहीं कर पाते, आप ज्योमेट्री के क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं, या अगर मैं उसकी बात करूं तो आप लाइट के क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं, आप हीट के क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं, तो इन पर फोकस करिए, इनको बार बार पढ़िए। ये आपको सेल्फ असेसमेंट में बड़ी मदद करते हैं, खुद के मूल्यांकन में बहुत मदद करते हैं। ठीक है बच्चों, आगे की बात करते हैं। तो अपने गोल को यानी अपने उद्देश्य को निर्धारित करिए और वास्तविक लक्ष्य को निर्धारित करिए। अब आप अगर कोई ऐसा लक्ष्य निर्धारित करते हैं कि अगले 1 महीने में मैं सारा सिलेबस का रिवीजन कर जाऊंगा, तो यह असंभव लक्ष्य है। आप अपने लक्ष्यों का निर्धारण इस प्रकार से करिए जिसे आप कंप्लीट कर सकें, जो वास्तविक हो। जैसे इसमें लिखा है, साधनीय लक्ष्य सेट करने की महत्ता होनी चाहिए। मतलब आप जैसे ही कहते हैं कि आज की डेट में मुझे 50 क्वेश्चन इसके पढ़ने हैं, मैथ के पढ़ने हैं। आपने ये तय किया कि आज की डेट में मुझे 30 क्वेश्चन साइंस के पढ़ने हैं, आज की डेट में मुझे 20 क्वेश्चन जीके जीएस के पढ़ने हैं, आज की डेट में मुझे 10 क्वेश्चन रीजनिंग के पढ़ने हैं। तो ये वो तरीका है, ये साधनीय लक्ष्य है। इसे आप जब कंप्लीट कर लेंगे 1 दिन के बाद, तो आपको खुद से एक कॉन्फिडेंस आएगा और बड़ा अच्छा लगेगा। असंभव लक्ष्य का निर्धारण करके उस तक ना पहुंच पाने के बाद का जो दुख होता है, आप सोचेंगे कि 1 दिन में मैं पूरी मैथ कंप्लीट कर लूंगा या पूरी साइंस कंप्लीट कर लूंगा, असंभव, असंभव। ठीक, तो हमेशा ऐसे लक्ष्य निर्धारित करिए जो कि साधनीय हो और जिसे कंप्लीट किया जा सके। दूसरा, छोटे और लंबे समय के लक्ष्य निर्धारित करिए। मतलब आप छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करिए। छोटे छोटे लक्ष्य का निर्धारण से मतलब है कि आपने कहा कि भाई आज मैं 1 मॉक टेस्ट लगाऊंगा, 1 मॉक टेस्ट लगाने के बाद उसका एनालिसिस करूंगा और उसमें मैं ये पता करूंगा कि मेरी कमजोरियां कहां हैं और मेरी स्ट्रांगनेस यानी मेरी स्ट्रेंथ कहां है। ये छोटा लक्ष्य है, इसको आप आराम से कर सकते हैं। और ये छोटा लक्ष्य ऐसा है कि इसे आप लंबे समय तक कर सकते हैं। मतलब आज से 90 दिन तक करना ही करना है, ये आप करिए। छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करिए। आज आपने एक चीज तय कर ली कि 1 मॉक टेस्ट लगाना है। छोटे छोटे लक्ष्य देखिए कैसे, मैथ में मुझे 1 चैप्टर पढ़ना है, इसके साथ मुझे जीके जीएस पढ़नी है। मतलब चारों सब्जेक्ट कभी भी एक साथ पढ़ने की कोशिश मत करिए कि वो फिर छोटा लक्ष्य नहीं होगा, वो एक बहुत बड़ा लक्ष्य हो जाएगा और उसके लिए फिर आप अपने मानसिक रूप से बड़े थक जाएंगे और अगले लंबे समय तक यानी 90 दिनों तक फिर इन चीजों का फॉलो अप नहीं हो पाएगा। ठीक है, अगली बात, स्मार्ट स्टडी करिए। स्मार्ट स्टडी के लिए मैंने आपको बताया, स्मार्ट गोल का मतलब, एस का मतलब होता है स्पेसिफिक। आप निश्चित करिए कि आज आपको क्या पढ़ना है। स्पेसिफिक का मतलब होता है निश्चितता, निश्चित करिए। एम का मतलब क्या होता है, मीजरेबल। मीजरेबल का मतलब होता है आप उन चीजों का निर्धारण करिए जिसे आप मापन कर सकते हैं। जैसे आपने कहा कि आज मैं पूरी हिस्ट्री पढ़ डालूंगा, आपने पूरी हिस्ट्री मान लीजिए पढ़ भी डाली, लेकिन आप अब ये समझ ही नहीं पा रहे कि इसमें मेरा कौन सा पार्ट कमजोर था, कौन सा पार्ट स्ट्रांग था। आपने मैथ को पढ़ने का ठाना और मान लीजिए आप बहुत एक अच्छी विल पावर के व्यक्ति हैं
और आपने पूरी मैथ का रिवीजन कर डाला, लेकिन फिर उसमें ये बात समझ में नहीं आ रही कि सर मेरा ये सब्जेक्ट, मेरा ये चैप्टर कमजोर था, मेरा ये सब चैप्टर अच्छा था। तो लक्ष्य का निर्धारण हमेशा ऐसा करिए जिसका मापन आप कर सकते हैं। तीसरी बात आती है ए का मतलब होता है, यहां पर क्या लिखा है, अटेनेबल। अटेनेबल का मतलब उन चीजों को करिए जो आपके आसपास बड़ी आसानी से आप जिसे अटेन कर सकते हैं, मतलब पहुंच सकते हैं। ठीक, आज मैं यूपीएससी का पूरा सिलेबस खत्म कर डालूंगा, आज मैं रेलवे का पूरा सिलेबस खत्म कर डालूंगा, दिस इज नॉट अटेनेबल, ये अटेनेबल नहीं है। अगली बात, आर का मतलब होता है रिलेवेंट, वही पढ़िए जो रिलेवेंट है। आप पढ़ रहे हैं मान लीजिए मैथ रेलवे की और उसके क्वेश्चन लगा रहे हैं किसके, यूपीएससी के, ना 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 ना, आप रेलवे के जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जाम है और बहुत ज्यादा एसएससी के एग्जाम, यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि वनडे एग्जाम की मैथ को आप पढ़ सकते हैं, चाहे वो कहीं से भी पढ़ लीजिए, वनडे एग्जाम, क्योंकि वहां पर सिलेबस सेम रहता है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अलग अलग तैयारी करने वाले बच्चे अलग अलग एग्जाम्स के लिए जब अलग अलग समय देते हैं तो वो समय बहुत हो जाता है। ऑनलाइन स्टडी ऐसे नहीं होती है, ठीक है, उसका एक वीडियो पड़ा हुआ है, आप लोग देख सकते हो। और सबसे आखिरी में आता है टाइम बाउंड्स, हर बार समय का निर्धारण होना ही चाहिए। मैं इतने समय में इस चीज को पढ़ूंगा और उसका मापन करूंगा कि उसमें मुझे क्या चीज मैंने ग्रैब करी है, मुझे क्या समझ में आया और ऐसी क्या चीज रह गई जो मैं नहीं समझ पाया, जिसके कारण ये चैप्टर या ये सब्जेक्ट हमारा कमजोर बनता है, वो काम करना है। ऐसे लक्ष्यों का निर्धारण करना है, स्मार्ट इसके कहते हैं। ठीक है, चलिए, ये आपको अगले 90 दिन तक करना ही करना, और जो बच्चा इस बात को कर लेगा, विश्वास मानिए, कोई माई का लाल, अगर स्वयं साक्षात ईश्वर ही उतर आए वही आपका सिलेक्शन रोक सकते हैं, अदरवाइज कोई सिलेक्शन रोकेगा नहीं। बच्चे अपनी आगे की बात, साप्ताहिक अध्ययन की अनुसूची बनाइए, एक हफ्ते में आपको क्या पढ़ना है, 7 दिन का लक्ष्य निर्धारण करिए और उसमें प्रत्येक दिन की, पहले दिन मुझे सोमवार को ये पढ़ना है, दूसरे दिन मुझे ये पढ़ना है, तीसरे दिन मुझे ये पढ़ना है, उसका पूरा अध्ययन की योजना बनाइए। सप्ताह के लिए एक कंप्लीट विवरण तैयार करिए, हर रविवार को बैठकर समय देना पड़ेगा। दैनिक लक्ष्य, जिसमें आपके डेली का रूटीन, डेली का लक्ष्य होना चाहिए। समय का आवंटन करिए कि आज मैं इतना समय इस सब्जेक्ट को देने वाला हूं, इतना समय इस सब्जेक्ट को देने वाला हूं, इतना समय मैं अपने कमजोर पार्ट को दूंगा जिसको मैं स्ट्रांग करना चाहता हूं। यह बहुत जरूरी। संशोधन की अनुसूची बताए, जहां गलती हुई है उसमें किस संशोधन की जरूरत है, जिसके कारण यह गलती हुई थी, उस संशोधन की सूची बनाई है। जैसे मैथ में एक सवाल आ गया, मान लीजिए कि x + 1/x दिया हुआ है और आपसे पूछ दिया x - 1/x का मान क्या होगा। आप मान लीजिए धोखे से इस सवाल को नहीं कर पाए, तो आप जब इस सवाल को नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, सवाल होना ना होना की अलग बात है, लेकिन आप अगर 5 बजे वाली क्लास भी डेली अटेंड करते हैं ना, तो विश्वास मानिएगा 100% आप काम हो जाए। अब इसके लिए आपसे जो गलती हुई, ये सवाल आप क्यों नहीं कर पाए, उसका नोट बनाइए कि ये सवाल मैंने ऐसे देखा था, इस प्रकार के सवालों को मैं नहीं कर पाया था। तो जब आप वो अनुसूची देखेंगे कभी रिवीजन के लिए संडे को, तब आपको समझ में आएगा, अच्छा इस प्रकार के सवाल नहीं हो पाए थे, इसके कारण हमारा जो है पिछली बार सिलेक्शन रुका था, अब की बार ये मैं करूंगा तो 100% काम होगा। अगली बात, विजुअलाइज करने के लिए कैलेंडर या चार्ट बनाइए। मैथ के जितने भी फॉर्मूले, साइंस के जितने भी फॉर्मूले एक जगह लिख लिया और लिखने के बाद वहां पर पेस्ट कर दिया, वहां सामने रख लिया जहां आप बैठकर आप पढ़ाई करते हैं। मैथ के सारे फॉर्मूले लिख लिए, सारे फॉर्मूले लिखने के बाद तरीका बता रहा हूं, टेबल पर चिपका दिया और जब भी उस पर बैठने के लिए, पढ़ने के लिए देख रहे हैं तो अच्छा ये सारे फॉर्मूले थे, ना चाहते हुए भी उनका रिवीजन होगा ही होगा। विजुअलाइजेशन, मन में कहीं चल रहे हैं, चलते हुए तो नहीं कहूंगा, आप बैठे हैं आराम कर रहे हैं, उसमें मन में सोचिए, मन में विजुअलाइज करिए कि अच्छा ये फॉर्मूला इस मैथ के लिए था, ये साइंस का ये फॉर्मूला था, हिस्ट्री में ये भारत के पड़ोसी देशों को याद करने की ये ट्रिक थी। ये विजुअलाइजेशन का आपको काम करना होगा, कब तक, अगले 90 दिन तक, और इसका फायदा बहुत मिलेगा, गारंटी के साथ कह रहा हूं। बच्चे, अगली बात, प्रत्येक विषय में ध्यान केंद्रित करने वाले क्षेत्रों का निर्धारण करिए। आप ये देखिए कि कौन से सब्जेक्ट में किस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कौन सा वेटेज लेकर चैप्टर चल रहा है, उसमें ध्यान केंद्रित करना है। इन चारों सब्जेक्ट में जो आपसे पूछे जाते हैं, सारे के सारे सब्जेक्ट, ये सारे के सारे सब्जेक्ट आपको ध्यान से पढ़ने ही पढ़ने हैं, उसमें ध्यान केंद्रित करना ही करना है। उस वेटेज वाले चैप्टर को, उस वेटेज वाले अध्याय को आपको समय देना ही पड़ेगा। और विश्वास करिए भाई, अगले आप 90 दिन तक ये करते हैं तो विश्वास करिए आपका 101% सिलेक्शन होगा। दुआएं भी हैं और विश्वास भी। दूसरी बात,
अनुशंसित अध्ययन सामग्री होनी चाहिए। अनुशंसित अध्ययन सामग्री और संसाधन का मतलब यह होता है कि आपके पास जो स्टडी मटेरियल है वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके सिलेबस के बहुत बियॉन्ड चला जा रहा है, बहुत ज्यादा हो जा रहा है। नहीं, आपको हर वो चीज पढ़नी है जो अनुशंसित हो, यानी जिससे आप सिलेक्शन ले पाए। और इसके लिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं बात कर लेता हूं कि अनुशंसित अध्ययन सामग्री की, तो बच्चों यहां पर अगर मैं बात कर लेता हूं तो अपना CBT 1 CBT 2 का कंप्लीट फाउंडेशन बैच है ALP के लिए। टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए भी कंप्लीट बैच है और उसी प्रकार से टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए भी बैच है। मैं आपको इस प्रकार से नहीं बता रहा हूं, बहुत ध्यान से समझना। इन सभी बैचेस में आपके लिए जो स्टडी मटेरियल दिया गया है, सबसे पहले तो बहुत अनुभवी टीचर और बहुत काबिल टीचर्स के द्वारा दिया गया है। दूसरी बात, सभी जगह उतना पढ़ाया गया है और उससे थोड़ा सा ज्यादा पढ़ाया गया है कि इन फ्यूचर अगर कोई नया क्वेश्चन बने तो भी आप कर पाओ। और इसमें जो स्टडी मटेरियल दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत वो है कि आपका एग्जाम क्लियर होना ही होना है, चाहे आप किसी भी बैच को लीजिए। और बच्चों सिर्फ ऐसे ही नहीं, रेटिंग को देखिए, रेटिंग आपके पास 5 स्टार रेटिंग है सारे बैचेस की, 5 स्टार रेटिंग। दूसरी बात, अगर आप देखेंगे तो नीचे 1100-1200 लोग अपना जो है वो कर चुके हैं। अब इस बैच में एनरोल करने के लिए आपको क्या करना है, चाहे आप ALP CBT 1 CBT 2 के लिए करिए, चाहे ग्रेड 3 के लिए करिए टेक्नीशियन के, चाहे ग्रेड 1 के लिए, आपको इन दिए हुए नंबर्स पे कॉल करनी है। मैं आपको बता रहा हूं कौन से नंबर पर, 6393 125 760 पर, या फिर बच्चा आप दूसरे नंबर 9696 10 24 11 पर भी कॉल कर सकते हैं। इन नंबर पर कॉल करिए। हर एक बैच में एक बढ़िया डिस्काउंट मिलेगा और उस डिस्काउंट को लेने के लिए आपको एक कोड यूज करना होगा। और वो कोड कौन सा है बच्चे, वो कोड है कैपिटल A AD10। जब भी आप इन नंबर पे कॉल करें तो जो भी मैडम फोन उठाएं उनसे बोलिएगा जो हमारा प्रोमो कोड होगा वो अनुराग सर वाला प्रोमो कोड AD10 इस्तेमाल करना है मैम। ठीक है, चलिए आगे की बात कर लेते हैं, आगे के विषय पर चर्चा कर लेते हैं। अगली बात, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या कह रहा है, मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस पेपर। इसको कोई भी बच्चा भुला नहीं सकता, इसको कोई भी बच्चा छोड़ना नहीं सकता है और नहीं चाहिए भी। ये एक ऐसी चीज है, महत्व समझिएगा, मॉक टेस्ट का महत्व तो बहुत बड़ा महत्व होता है। मॉक टेस्ट से आपको यह पता चलता है कि आपने जो चीजें पढ़ी हैं उसमें आप अभी अपने आप को कितना सक्षम पा रहे हैं ताकि उस चीज को आप सही कर पाएं। तो मॉक टेस्ट तो आपको डेली लगाने ही लगाने हैं। आप आज से नोट कर लीजिए कि 90 दिन तक डेली कम से कम 1 मॉक टेस्ट लगाना है और आखिरी के 30 दिनों में डेली कम से कम 2 मॉक टेस्ट लगाने हैं 100% और साथ साथ एनालिसिस करना है। दूसरी बात, आवृत्ति, मॉक टेस्ट की अनुशंसित आवृत्ति होनी चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं कि आज आपने एक मॉक टेस्ट लगा लिया फिर 10 दिन के बाद आपने एक मॉक टेस्ट लगा लिया, आपको ओवर कॉन्फिडेंस हो गया कि इस मॉक टेस्ट में मेरे अच्छे नंबर आए हैं तो आते रहेंगे। आपके जीवन में, आपके पढ़ाई के अध्ययन के समय में मॉक टेस्ट की अनुशंसित यानी कि डिसिप्लिन्ड फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए कि डेली लग रहा है मॉक टेस्ट तो लग रहा है, इसको आप छोड़ नहीं सकते हैं। बच्चे अगली बात, विश्लेषण करना बहुत जरूरी है। कोई भी चीज करने के बाद उसको यह देखना कि वो सही हुई है या उसमें जो गलतियां हुई हैं तो क्यों हुई हैं। और मॉक टेस्ट के विश्लेषण में बच्चे बहुत मात खाते हैं। देखिए, अगर कोई क्वेश्चन आपका गलत हुआ है तो उसके लिए तो आप थोड़ा सा चिंतित होते हैं कि ये क्वेश्चन हमारा गलत क्यों है, इसकी गलती पकड़ सकते हैं। दूसरी बात, लेकिन बच्चा जो क्वेश्चन सही हुआ है, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये सही क्वेश्चन भी देना है, देखना है कौन से सही क्वेश्चन को देखना है जिसमें आपने ज्यादा समय दे दिया है। अगर आपका कोई क्वेश्चन सही हुआ है लेकिन उसमें आपने जरूरत से ज्यादा समय दिया है तो आपको यहां पर भी विश्लेषण करने की जरूरत है कि इस क्वेश्चन को हम कम समय में कैसे कर सकते हैं, आगे के लिए ध्यान रखना ही रखना है। और ये अगले 90 दिनों में सारी बातें आपको दिमाग में रखनी है और इसका काम करना ही करना है। बच्चों, सुधार करिए। सुधार करने का, मॉक टेस्ट के परिणाम के आधार पर आपको सुधार करने की जरूरत है। मॉक टेस्ट में मान लीजिए साइंस के कोई चैप्टर है जिसके लगातार क्वेश्चन आपसे गलत हो रहा है, जीके जीएस का कोई चैप्टर है जिसके लगातार क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं। आप अगर मैथ के क्वेश्चन तो आपसे गलत नहीं होंगे अगर आप डेली 5 बजे वाली क्लास में आएंगे यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट सबके लिए, ठीक। तो इसमें जिन क्वेश्चंस का आपसे गड़बड़ हुई है उन क्वेश्चंस को आप सुधारिए, उसका एक चार्ट बनाइए, लिखिए, उसमें कॉपी बनाइए कि ये क्वेश्चन मेरी इन गलतियों की वजह से गड़बड़ हुए हैं, उसको सुधार करिए। तो बच्चा अगले 90 दिन अगर आप इन सारी चीजों को करते हैं, ये सारी संशोधन की तरीके होते हैं, क्या संशोधन कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, इसमें सबसे प्रभावी चीजें मैं आपको बताता हूं। योजना बनाइए खुद के अनुसार, खुद की स्थिति के अनुसार, आपकी स्थिति, आपका वातावरण
किसी भी टीचर की अपेक्षा वो बच्चा खुद ज्यादा अच्छे से समझ सकता है कि वो किस वातावरण में कर रहा है, उसके हिसाब से आप अपनी योजना बनाइए। कोई बच्चे खेत पे काम करते हैं, कोई बच्चे कहीं नौकरी करते हैं, तो समय और स्थिति के अनुसार अपनी योजना खुद बनाइए और प्रभावी योजना होगी बहुत ज्यादा, किसी की बताने की अपेक्षा। दूसरी बात, पुनरावृत्ति अध्ययन की गहराई से बढ़ाए, मतलब रिवीजन 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 करना ही करना है। 90 दिन मान के चलिए आप दुनिया से अलग हैं, आप मंगल ग्रह पे रह रहे हैं, आपको यह काम करना है भाई। तीसरी बात, फ्लैश कार्ड बनाइए, माइंड मैप बनाइए, संक्षिप्त नोट का यूज करिए। फ्लैश कार्ड मतलब आपने देखा होगा रंगीन छोटे छोटे कागज आते हैं जिस पर चीजें लिखकर उसको अपने स्टडी के आसपास जहां आप पढ़ते हैं उसको चिपका लीजिए। अच्छा, ये वाली गलती यहां हुई थी, सामने दिखा, ओ हो, इसकी अब गलती नहीं करनी है। माइंड में विजुलाइज करिए। परीक्षा के कुछ हफ्तों पहले संशोधन की जो आपकी सूची बनी है, जो आपने लिस्ट बनाई है कि ये संशोधन हमें करने हैं, उसको देखिए, उस पर विचार करिए और उस पर काम करिए। इन सारी चीजों को अगर आप अगले 90 दिन करते हैं तो मैं विश्वास के साथ और 100% दावे के साथ कह रहा हूं, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है बच्चों, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी, और यदि आपका कोई सजेशन है मेरे लिए, आगे की किसी वीडियो के लिए आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में जरूर 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 कमेंट कर दीजिएगा, और हमारी एप्लीकेशन माई पाठशाला एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, किसी भी प्रकार की इंक्वायरी के लिए आप दिए हुए नंबर 63 93 125 760 पे कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, इस पर कॉल कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, लेकिन मैं ये उम्मीद कर रहा हूं इतने के साथ कि आप इसे अगले 90 दिन तक फॉलो करने वाले हैं। ठीक है, चलिए बाय बाय, जय हिंद एंड टेक केयर।